आज है 18 मार्च और फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो चलिए क्विक रिव्यू करते हैं क्या क्या चीज़ें पूछी गई, और अगर आपका अगला कोई एग्जाम है यानी आगे वाले शिफ्ट में एग्जाम है तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कल जो लेक्चर लिया था आज फर्स्ट शिफ्ट में ही लगभग 2 से 3 क्वेश्चन उसी वीडियो से देखने को मिले। केवल 20-30 मिनट का वीडियो था। तो आपके लिए ये पूरा पूरा जो डिस्कशन है वही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पूछा गया। तो जीएस और जीके को, अच्छा ये टोटल अथेंटिक सोर्स से आया यानी स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है। तो आप क्वेश्चन अगर एग्जाम दिए होंगे तो आप देख भी पाएंगे, क्वेश्चन यही सब पूछे गए थे। तो जीएस जीके क्या था, इजी टू मॉडरेट था। करंट की अगर बात करें, जीएस में करंट की बात करें तो कैबिनेट मंत्री से कुछ क्वेश्चन शायद पूछा गया था। अगर आपके पास अभी भी समय है, एक हफ्ते बाद एग्जाम है, तो आप लास्ट 6 मंथ का रिवाइज कर सकते हैं। जैसे इंडेक्स हो गया, स्कीम हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, ये सब चीज़, बिल हो गया, अगर रिवाइज करना चाहे तो कर सकते हैं। कंप्यूटर से शॉर्टकट की से क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। पॉलिटी में खासतौर से कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो आर्टिकल से क्वेश्चन 4-5 आ रहे हैं। हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न से भी आ रहे हैं, एंशिएंट से भी आ रहे हैं, लगभग 4-5 क्वेश्चन। मैथ की बात करें तो इजी टू मॉडरेट लोगों ने बताया, 2-3 को छोड़कर लगभग सब करने लायक थे। रीजनिंग भी यानी 1-2 को छोड़कर वो डुएबल था। तो अगर हम गुड अटेम्प्ट की बात करें तो 80 से 85 अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो वहां पर अगर आपका 10 गलत भी हो जाता है तब भी आप 70 प्लस स्कोर करेंगे। अगर 70 प्लस रा मार्क्स है तो मैक्सिमम चांस है कि आपका प्री तो क्लियर होगा। तो कुछ क्वेश्चन जो भेजे गए स्टूडेंट के द्वारा, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपका एग्जाम अगली शिफ्ट में है तो आपके लिए इससे 1-2 क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, आप देकर देखेंगे भी। तो दल बदल से एक क्वेश्चन पूछा गया, मैंने कल भी बताया था, ये 52वें अमेंडमेंट के तहत हुआ था 1985 में। अच्छा, इसके तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, याद रखिएगा 10वीं अनुसूची। हर्षवर्धन का युद्ध यानी हर्षवर्धन को किसने हराया, एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा कि हर्षवर्धन के जो भाई थे उनका नाम था राज्यवर्धन। तो राज्यवर्धन की हत्या के बाद हर्ष ने अपने पूरे के पूरे जो साम्राज्य की कमान संभाली थी। तो जब राज्यवर्धन की हत्या हो जाती है तो कौन कमान संभालता है, हर्ष। तो उस समय आप देखेंगे कि मालवा का जो राजा था देवगुप्त के साथ भी युद्ध लड़ते हैं, और गौड़ शासक शशांक के साथ भी ये युद्ध लड़ते हैं, लेकिन शशांक पकड़ा नहीं जाता है पूरी तरीके से, ये याद रखिएगा। उसके बाद बात करें तो जैसे अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो नर्मदा नदी है तो यहां पर इनका शासन था, यानी कन्नौज के आसपास, कन्नौज में मान लीजिए। और इधर से जब ये आ रहे थे तो यहाँ पर नर्मदा नदी के तट पर ये चाह रहे थे कि दक्षिण में भी प्रवेश करें, लेकिन यहाँ पर इधर से कौन हराता है इनको, चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड। तो दक्षिण भारत का शक्तिशाली शासक उस समय कौन था, पुलकेशिन सेकंड था। यहां पर ध्यान रखिएगा पुलकेशिन सेकंड है, फर्स्ट नहीं है। तो चालुक्य वंश का पुलकेशिन सेकंड ने नर्मदा नदी के पास इनको हराया, यानी हर्ष यहां पर हार जाते हैं और जीतता कौन है, पुलकेशिन सेकंड। तो नर्मदा नदी उत्तर दक्षिण सीमा बन गई, यानी उत्तर, इसके ऊपर का क्षेत्र उत्तर हो गया, इसके नीचे का क्षेत्र दक्षिण हो गया। अच्छा, इसके बाद ये जो पुलकेशिन सेकंड थे इन्होंने उपाधि भी धारण की थी, परमेश्वर की उपाधि या दक्षिण पथेश्वर की उपाधि। तो ये एहोल जो इनका शिलालेख है रवि कीर्तिक द्वारा लिखा गया था उसमें देखने को मिलता है। तो इन्होंने अपने आप को दक्षिण का भगवान घोषित कर लिया, यानी एक उपाधि धारण कर ली। तो दक्षिण पथेश्वर की उपाधि कब इन्होंने धारण की, जब इन्होंने हर्षवर्धन को हराया। किस नदी पे हराया, तो नर्मदा नदी के तट पर हराया। तो ये चीज याद रखिएगा। एक प्लासी के युद्ध या बक्सर के युद्ध से कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्लासी के युद्ध की अगर बात करें तो 23 जून 1757 को हुआ, यानी प्लासी का युद्ध पहले होता है, बक्सर का युद्ध बाद में होता है। तो आपको कैसे याद रखना है, पी बी, पी बी। तो पी बी से आपको याद रखना है प्लासी पहले आएगा, बी बक्सर बाद में आएगा। तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। कहां पर होता है, तो प्लासी है कहां पर, बंगाल में है, तो बंगाल में ही होगा। अच्छा, कौन कौन इसमें लड़ रहा था,
तो एक तरफ तो अंग्रेज थे, और अंग्रेज में भी कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। और दूसरी तरफ देखिए, मैं एक क्विक रिवीजन कराऊं ताकि आपका क्वेश्चन इससे कुछ बने तो आप कर पाए। बाकी अब आप सोचेंगे कि केवल पहली बार पढ़कर पूरा याद हो जाएगा, तो पहली बार में आपको याद नहीं होगा, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट भी चल रहा हूं। तो इसमें मुख्य पक्ष कौन कौन था, तो अंग्रेज थे, अंग्रेज की तरफ से कौन था, रॉबर्ट क्लाइव थे। और उधर से कौन था, यानी दूसरी पक्ष में नवाब सिराजुद्दौला थे। तो इन दोनों के बीच में ये युद्ध होता है। इसके बाद होता क्या है, अच्छा कारण क्या था, मेन कारण क्या था, तो अंग्रेजों का व्यापार में हस्तक्षेप करना, किलेबंदी विवाद, और षड्यंत्र, यानी मीर जाफर ने जो गद्दारी की थी। तो मीर जाफर की गद्दारी, ये तीनों के कारण ही ये युद्ध होता है। मीर जाफर अंग्रेजों की तरफ हो जाता है, आपको पता भी होगा। तो इसमें होता क्या है, सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और मीर जाफर बाद में नवाब बन जाता है। तो भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत का एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण ये मोड़ रहता है। तो याद रखिएगा, 23 जून 1757 हुआ कहाँ, बंगाल प्लासी में हुआ। दो व्यक्ति कौन कौन इसमें है, एक तरफ अंग्रेज लड़ रहे हैं, अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव, दूसरी तरफ नवाब सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला है यहाँ पर, देखिए इस वाले में क्या है, सुजाउद्दौला है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिराज उद्दौला है। तो इसमें सुजाउद्दौला बाद में होगा, सिराजुद्दौला पहले होगा। अच्छा कारण क्या था, अंग्रेजों का वही व्यापार में हस्तक्षेप, किलेबंदी विवाद, और मीर जाफर ने जो गद्दारी की थी। सिराजुद्दौला की तरफ मीर जाफर था, बाद में अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाकर हरा देता है, बाद में मीर जाफर नवाब बन जाता है। अच्छा बाद में जब बक्सर के युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764, तो ये डेट बहुत कम पूछा जाता है, 1764 आपको याद रखना है। बक्सर है कहां पर, तो बक्सर बिहार में है। जो बिहार के होंगे वो जान भी रहे होंगे कहां पर बक्सर है। अच्छा इसमें कौन कौन था, तो एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ इसमें तीन व्यक्ति हैं। कौन कौन है, तो MSS से आपको याद रखना है, MSS। तो एक है मीर कासिम, एक है सुजाउद्दौला, और एक है शाह आलम सेकेंड। अंग्रेज की तरफ से कौन थे, हेक्टर मुनरो थे। अच्छा यहां पर देखेंगे तो मीर जाफर है, यहां पर कौन है, मीर कासिम है। यहां पर कौन था, सिराजुद्दौला था, लेकिन यहां पर सुजाउद्दौला, यानी सूजा, यानी एक तरीके से सूजन वाला किस में है, सेकंड वाले में है। तो सुजाउद्दौला याद रखना है, शाह आलम सेकंड, मीर कासिम। परिणाम क्या हुआ, अंग्रेजों की निर्णायक इसमें भी जीत हुई। और उसके बाद होता क्या है, 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, 1765 में दीवानी अधिकार मिल जाते हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर असली नियंत्रण किसका हो जाता है, अंग्रेजों का हो जाता है। तो आपको याद क्या रखना है, कौन कौन लड़ा, यही पूछा जाता है। तो हेक्टर मुनरो अंग्रेज की तरफ से थे, मीर कासिम, MSS से याद रखना है, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड। हुआ कहां पर, बिहार में हुआ। इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, कभी पूछे तो आप बता सकते हैं। अच्छा यूपी में लोक नृत्य से क्वेश्चन बना था, शायद कजरी नृत्य के बारे में पूछा गया था। तो यूपी में जो 4-5 नृत्य हैं आपको याद रखना है। एक होता है रासलीला। तो रासलीला क्या होता है, जैसे आप देखेंगे जो शादी विवाह विवाह होता है, तो उसमें आप देखेंगे राधा और कृष्ण का जो आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, डांस होता है, तो उसी को हम रासलीला कहते हैं। तो कृष्ण और राधा की जो लीला होती है, खासतौर से मथुरा और वृंदावन वाले इलाके में होती है। तो रासलीला कहाँ का है, यूपी का है। अब याद कैसे रखना है, कृष्ण कहाँ पर पैदा हुए, मथुरा, वृंदावन है कहाँ पर, यूपी में है। मयूर नृत्य, ये मोर की तरह ब्रज में होता है, मोर की तरह किया जाता है। मयूर का मतलब क्या हो गया, मोर हो गया। नौटंकी, नौटंकी कहाँ होता है, यूपी वाले नौटंकी ज्यादा करते हैं, आपको ऐसे याद रखना है। तो लोक नाटक शैली है। कजरी, जो यूपी में होंगे वो जान भी रहेंगे, कजरी सावन और बारिश से जुड़ा हुआ एक एक तरीके से डांस भी किया जाता है, और एक तरीके से फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। चरकुला, ये सिर पर दिए जलाकर दियों का घड़ा रखकर किया जाता है, चरकुला, ये भी यूपी में किया जाता है। तो रासलीला यूपी, मयूर नृत्य यूपी में किया जाता है। अब मयूर मोर से संबंधी, वो जो मोर का पंख होता है वो कृष्ण से संबंधित है, तो कृष्ण कहाँ पर है, यूपी में, वहां से याद रखना है। नौटंकी, कजरी, चरकुला, राम नकश, तो ये याद क्या होगा, ऐसे ही आप याद रखिए, रासलीला, मयूर, नौटंकी, कजरी और चरकुला, ये यूपी के नृत्य हैं। हरियाणा की अगर बात करें,
ये हरियाणा के कुछ नृत्य हैं। फाग नृत्य, फाग कहाँ होता है? होली के समय महिलाओं के द्वारा किया जाता है। एक होता है धमाल नृत्य, धमाल होता है पुरुषों का, ऊर्जा से भरा हुआ नृत्य होता है, तो इसमें पुरुष करते हैं। फाग में क्या होता है? महिलाओं का ये नृत्य है। लूर, लूर कहाँ का है? हरियाणा, यानी लूर में र है, आपको हरियाणा में र है, तो र से आपको याद रखना है लूर कहाँ संबंधित है? हरियाणा संबंधित है। लड़कियों का नृत्य है, होली या बसंत में किया जाता है। खोरिया, खोरिया में भी देखिए सेकंड में आ रहा है, तो आपको याद रखना है हरियाणा का ये भी है, शादी ब्याह में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। घूमर, तो घूमर घूम घूम कर किया जाता है, घूमर राजस्थान में भी किया जाता है, और हरियाणा वही देखिए बॉर्डर जो होता है तो ट्रांजिशन के कारण क्या होता है ना, दोनों स्टेट में किया जाता है, तो ऐसा कभी आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा कि पूछे घूमर और आपको हरियाणा और राजस्थान दोनों देते, तो ऐसे बहुत कम ही क्वेश्चन बनेंगे, नहीं बनेंगे, ऐसा समझिए। तो फाग क्या है? फाग, फागुन से याद रखिए, फागुन क्या होता है? होली, फागुन में किया जाता है, फागुन में फेस्टिवल मनाया जाता है। तो फाग होली के समय महिलाओं का नृत्य है। धमाल नृत्य क्या होता है? धमाल कौन मचाता है? पुरुष मचाते हैं, तो पुरुषों का ऊर्जा से भरा हुआ नृत्य है। लूर लड़कियों का नृत्य है। लूर, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है लूर, तो इसमें र से लूर, र से याद रखना है हरियाणा। खोरिया में र से याद रखना है हरियाणा, शादी ब्याह में किया जाता है। देखिए जब ऑप्शन आपके सामने आएगा ना तो आपको खुद ही याद आएगा। घूमर, ये भी वहीं पर किया जाता है। अब ये राजस्थान के कुछ नृत्य हैं। घूमर तो फेमस ही है, सबको पता होगा, महिलाओं के द्वारा घूम घूम कर किया जाता है। ये कालबेलिया बहुत बार पूछा गया है। तो सांप की तरह लहराता नृत्य है, बहुत ज्यादा फेमस है। तो कालबेलिया कहाँ संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। भवई नृत्य, सिर पर कई घड़े रखकर जो किया जाता है वो भवई नृत्य है। कहाँ पर किया जाता है? राजस्थान में। एक गैर नृत्य है, होली पर पुरुषों का दंडों के साथ जो नृत्य किया जाता है उसे हम गैर नृत्य कहते हैं। 13 ताली, तो मंजीरे बांधकर बैठकर किया जाता है, ये 13 ताली नृत्य। तो घूमर कालबेलिया बहुत ज्यादा बार पूछा गया, आगे शिफ्ट में भी पूछा भी जाए, तो सांप की तरह लहराता हुआ महिलाओं के द्वारा ये किया जाता है। भवई में क्या होता है कि जैसे सर पर कई सारे घड़े रखकर किए जाते हैं, तो सिर पर कई घड़े रखकर किया जाता है, गैर होली पर किया जाता है, और 13 ताली मंजीरे बांधकर किया जाता है। अच्छा, एक एक्सटेंशन से क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने कल भी आपको बताया था, सोचिए वही क्वेश्चन फिर पूछा गया कि एमएस वर्ड का जो एक्सटेंशन है वो क्या है? डॉक। लेकिन 2007 के बाद अगर कभी भी पूछे, प्रश्न में पूछे 2007 के बाद एक्सटेंशन क्या है, तो डॉक एक्स हो जाएगा। देखिए एमएस का 2007 के बाद जो वर्जन आया है तो उसमें एक्स जुड़ जाता है। जैसे अगर पीपीटी पावर पॉइंट का है, लेकिन 2007 के बाद क्या हो जाता है? पीपीटी एक्स हो जाता है। और एक्सेल में क्या है? एक्स एल एस है, तो 2007 के बाद क्या हो जाएगा? एक्स एल एस एक्स हो जाता है। तो ये तीनों याद रखिएगा। पावर पॉइंट का क्या है? पीपीटी है। एक्सेल का क्या है? एक्सेल का एक्सएलएस है। एक्सेल आपको याद रखना है एक्सएल। वर्ड का डॉक है। बाकी एक्सेस का क्या है? तो डीबी होता है, उसका डाटाबेस से संबंधित होता है, तो डीबी होता है। अच्छा, शॉर्टकट की से कुछ क्वेश्चन पूछे गए। अब एग्जैक्ट तो किसी ने नहीं बताया कौन सा क्वेश्चन था, तो आपको जो एकदम बेसिक बार बार पूछा जाता है, कंट्रोल प्लस सी कॉपी से संबंधित है, कंट्रोल प्लस भी पेस्ट से संबंधित है, कंट्रोल प्लस एक्स कट से संबंधित है। अब एक्स का मतलब, अब देखिए ये कट का निशान है कि नहीं, जैसे एक्स क्या है? ये कट का निशान है, तो आपको याद रखना है सी और एक्स में कंफ्यूज नहीं होना है। सी कॉपी से संबंधित है और एक्स ये कट का निशान है, तो कट से संबंधित है। कॉपी में क्या होता है कि वहां पर भी टेक्स्ट होता है और जहां पर हम पेस्ट करते हैं वहां पर भी हो जाता है। लेकिन कट में क्या होता है, जैसे हम यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ से ये पूरा टेक्स्ट हटकर दूसरी जगह जब पेस्ट करेंगे वहां पर चला जाएगा। कंट्रोल प्लस जेड क्या होता है? अंडू। और कंट्रोल प्लस वाई क्या होता है? रीडू। अंडू का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए मैंने कोई भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने पेन चलाया, अगर हम इसको अंडू करना चाह रहे हैं, अंडू का मतलब अगर हम कंट्रोल प्लस जेड दाबेंगे अगर इस समय, तो ये जो हमने चलाया है तो ये हट जाएगा। और अगर कंट्रोल प्लस वाई दाबेंगे तो ये फिर से वहीं आ जाएगा, रीडू हो जाएगा। रीडू का मतलब दोबारा वही चीज करना।
और कंट्रोल प्लस जेड का मतलब जो मैंने किया है वापस हो जाना, मतलब हट जाना, वो पीछे चला जाना एक स्टेप। तो कंट्रोल प्लस जेड का मतलब अंडू हो गया, कंट्रोल प्लस वाई का मतलब रीडू हो गया। तो जेड याद रखना है, जेड क्या है। अब देखिए वाई पहले आए, वाई के बाद जेड आता है, तो आर के बाद यू आता है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। वाई के बाद क्या आता है, जेड आता है, तो आर के बाद यू आएगा। तो रीडू पहले होगा, अंडू बाद में होगा। ए का मतलब क्या है, कंट्रोल प्लस ए का मतलब आल से संबंधित है। अगर हम कंट्रोल प्लस ए दाबते हैं तो जितना भी यहां पर आप देख रहे हैं पूरा टेस्ट सब क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस यस से क्या होता है, सेव होता है। यस से क्या होता है, सेव। कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट होता है। कंट्रोल प्लस एफ से फाइंड होता है। कंट्रोल प्लस एच से क्या होता है, रिप्लेस होता है। कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है, न्यू फाइल। तो देखिए वही आपको, अब जैसे सी है तो कॉपी है, एक्स है तो कट का निशान है तो कट हो गया, भी में क्या है, पेस्ट है, जेड क्या है, अंडू, वाई क्या है, रीडू, ए क्या है, सेलेक्ट ऑल, एस क्या है, सेव, पी प्रिंट है, एफ फाइंड है, एन न्यू फाइल है। अब देखिए एक बार आप ध्यान से अभी देख रहे हैं तो आपको जब ऑप्शन आएगा ना तो आपको खुद ही पूरी चीजें याद आएंगी, और एक दो दिन में अगर आपका एग्जाम है तो आप पक्का सही करके आएंगे, भले आपको याद ना हो पूरी चीजें। अच्छा, बायोस का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है बायोस का फुल फॉर्म। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। अब सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम का क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का क्या होता है, रीड ऑनली मेमोरी, यानी ऐसी मेमोरी जो केवल रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता, यानी लिख नहीं सकता, केवल पढ़ सकता है। एलयू क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सीपीयू का ही एक भाग है। कंट्रोल यूनिट, सीयू क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। क्या होता है सीयू का मतलब, कंट्रोल यूनिट होता है। हार्ड डिस्क, एचडीडी क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। जैसे जो भी कंप्यूटर में पूरा स्टोरेज है वो कहाँ पर होता है, हार्ड डिस्क में होगा या एसएसडी में होगा। तो ये सब आगे पूछे जा सकते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी का मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये देखिए हार्ड डिस्क पहले आता था, लेकिन अब इस समय थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी, तो एसएसडी आ गया है, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव। यूएसबी क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी क्या है, यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। जैसे इस समय टाइप सी आ गया, आप देखेंगे पहले क्या था, टाइप ए था। टाइप ए में हम देखते हैं जो हम लोग यूएसबी खोजते हैं उसको टाइप ए कहते हैं। एचटीटीपी क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बहुत बार पूछा गया है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे कोई लिंक होता है तो वो, अगर हम लिंक डालते हैं, जैसे अब कोई भी वेबसाइट है तो उसका एक यूआरएल होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे हम सर्च करते हैं तो वो वहां पर ले जाता है जहां पर जैसे उसका एक तरीके से बैकएंड में जो उसको प्रॉम्प्ट दिया गया होता है। तो आपको यूआरएल का फुल फॉर्म क्या रखना है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रैंडम रीड ऑनली मेमोरी। रैम में क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम का मतलब होता है रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 74वां अमेंडमेंट से शायद एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये भी क्वेश्चन मैंने कल बताया था। 74वां अमेंडमेंट 1992 में हुआ। इसके तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। किससे संबंधित है, नगर निकाय से संबंधित है। नगर 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 18 विषय हैं। 11वीं अनुसूची भी 73वां अमेंडमेंट के तहत हुआ था। इसमें कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। मैंने बताया था 29 को कैसे याद रखना है। तो 11वां अनुसूची 73वें अमेंडमेंट के तहत हुआ। 29 मतलब 2 9 11, तो आपको याद रखना है कितने विषय हैं इसमें, 29 विषय। इसका मतलब किससे संबंधित है, ये पंचायत से संबंधित है। यहाँ पर 12 अनुसूची एक बार आप क्विक रिवाइज करिए। पहली अनुसूची में क्या बताया गया है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का विवरण दिया गया है कि राज्य कौन कौन से हैं और केंद्र शासित प्रदेश इनका पूरा विवरण दिया गया है, कौन कौन से राज्य भारत के हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरी में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि के वेतन और भत्ते की बात कर रहे हैं। यानी 2 से क्या याद रखना है, 200 रुपए, 200 नहीं याद रखना है, 2 लाख याद रखना है।
कि 2 लाख का वेतन दिया जा रहा है। दूसरी अनुसूची में कैसे याद रखना है कि 2 लाख का वेतन दिया जा रहा है। अब 2 लाख आ रहा है तो इसका मतलब वेतन के बारे में बात इसमें हो रहा है। तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ है, तो शपथ में कितने लेटर है, 1 2 3 शपथ, तो आपको याद रखना है शपथ किसमें है, तीसरी अनुसूची में है। तीसरी में क्या है, शपथ है। चौथी में राज्यसभा की सीटों का वितरण के बारे में दिया गया है। क्या दिया गया है, राज्यसभा के सीटों का विवरण, यानी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा, राज्यसभा की सीटें किस हिसाब से विवरण होंगी, कितने स्टेट में कितनी राज्यसभा की सीट होगी, तो राज्यसभा के सीटों का विवरण किसमें है, चौथी में है। तो राज्यसभा, अब राज्यसभा हम लोग कैसे लिखते हैं, RS लिखते हैं, लोकसभा को क्या लिखते हैं, LS लिखते हैं। तो राज्यसभा लोकसभा अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसी प्रकार से आपको याद रखना है या 2 का गुणा कर लेना है। देखिए कुछ ना कुछ जब आप उसमें ऐड करते हैं ना तो आपको चीजें लंबे समय तक याद रहती, भले वो एकदम बेतुका हो, कोई उसका मतलब न हो, लेकिन क्या होता है कि इससे आपको याद रहता है। जैसे राज्यसभा है, अब 2 का गुणा करें तो 4 हो गया, तो आपको कभी भी सामने आएगा तो आपको एक बार क्लिक जरूर आपका माइंड करेगा। तो चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवरण से वितरण से संबंधित है। पांचवी अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन संबंधित है। अब आपको पांचवी और छठवीं कंफ्यूज नहीं होना है, साथ में याद रखना है। छठी अनुसूची में क्या है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ATMM। तो ATM में मनी नहीं, एक ट्रिक भी है, बहुत फेमस है, आप देखें भी होंगे। तो ATM में मनी नहीं है, मनी नहीं है इसका मतलब क्या है, ATM में मनी नहीं है तो मणिपुर नहीं आएगा, असम आएगा, त्रिपुरा आएगा, मेघालय आएगा, मिजोरम आएगा, लेकिन मनी नहीं है तो मणिपुर नहीं आएगा। तो छठी अनुसूची में है। अब ये देखिए, ये चारों स्टेट को छोड़कर जो अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों का प्रशासन है वो पांचवी अनुसूची में है। छठी में ये 4 स्पेसिफिक दिया गया कि ATMM की बात छठी में किया जा रहा है, बाकी इसमें पांचवी में बचे जो क्षेत्र हैं उनकी बात किस में हो रही है, पांचवी में हो रही है। तो छठी अनुसूची में क्या है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ATMM, और ATM में मनी नहीं, आपको याद रखना है। सातवीं अनुसूची में 3 है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में संघ कानून बनाएगा यानी केंद्र, राज्य सूची में राज्य, समवर्ती में दोनों बनाएंगे। आठवीं अनुसूची की बात करें तो 22 भाषाओं के बारे में दिया गया है। नौवीं अनुसूची, पहला अमेंडमेंट 1951 में हुआ था, आपको याद भी होगा, ये भूमि सुधार से संबंधित था। उसके बाद 52वां अमेंडमेंट होता है, 10वीं अनुसूची जुड़ती है 1985 में, दल बदल से संबंधित है। दल बदल विरोधी, दल बदल का मतलब क्या है, जैसे एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चला जाना, पैसा लेकर या किसी भी रीजन से। एंटी डिफेक्शन लॉ किसमें, 10वीं अनुसूची में 52वां अमेंडमेंट 1985 के तहत जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो ये 73वां अमेंडमेंट मैंने बताया। 73वां अमेंडमेंट के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, किससे संबंधित है, पंचायत से संबंधित है। इसमें कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं, 29 विषय में पंचायत कानून बना सकता है। फिर 74वां, ये दोनों 1992 में हुए हैं। 74वां अमेंडमेंट 12वीं अनुसूची नगर पालिका संबंधित है, इसमें कितने विषय हैं, 18 विषय हैं। नागरिकता से क्वेश्चन आज पूछा गया, कल भी पूछा गया था, कल मैंने शाम को आर्टिकल बताए थे, हो सकता है उससे क्वेश्चन आज बना भी है। तो नागरिकता की बात करें तो देखिए, नागरिकता में भाग 2 है। आर्टिकल की बात करें 5 से 11 आर्टिकल है। मैंने कल भी बताया था, अगर आपने कल लेक्चर देखा हो फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूं। 5 में क्या है, अगर आप भारत में जन्म लिए हैं, संविधान जब लागू होता है उसके बाद या उसी समय पर, तो भारत में जन्म लिए हैं या भारत में उसके बाद आप भारत के निवासी हैं, तो जन्म या निवास के आधार पर संविधान में लिखा गया कि संविधान लागू होने के समय अगर कोई इंसान जन्म लिया है, वहां पर पहले निवास कर रहा है, तो वो भारत का नागरिक होगा। तो 5 बहुत कम पूछा जाता है, 6, 7, 8, 9, 10 ये पूछे जाते हैं। तो भारत में जन्म और निवास के आधार पर नागरिकता के बारे में बात करता है 5। 6 में क्या है, अब यहां पर देखेंगे तो 6 में कर रहा है पाकिस्तान से आए लोग, सबसे पहले क्या होगा, पाकिस्तान से आने वालों के लिए नागरिकता। अब 6 में आ गए तो 7 में क्या आ रहा है, पाकिस्तान जाने वालों के लिए नागरिकता। तो पाकिस्तान से आए लोगों के लिए नागरिकता 6 में है,
और 7 में क्या है, पाकिस्तान गए लेकिन वापस आए। पाकिस्तान गए लेकिन वापस आए, यानी पाकिस्तान जाने के बाद फिर आए हैं, तो उनके लिए क्या नागरिकता का प्रावधान है। और जो डायरेक्ट पाकिस्तान से आ गए हैं तो उनके लिए 6 में दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान गए हैं फिर वापस आए तो उनके लिए 7 में दिया गया है। 8 में क्या है, अब केवल 6 और 7 तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पाकिस्तान से संबंधित है। लेकिन 8 में क्या है, आप भारत से जाकर कहीं विदेश में रह रहे हैं तो आपके लिए फिर क्या प्रावधान है, नागरिकता संबंधित 8 में दिया गया है, यानी विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए नागरिकता। 9 में क्या है, विदेशी नागरिकता लेने पर आपका यहां पर खत्म हो जाएगा। अगर आप बाहर के किसी भी देश की नागरिकता ले लेते हैं, वो 9 कहता है, तो आपका भारत का नागरिकता खत्म हो जाएगा अपने आप। 10 का मतलब क्या है, नागरिकता का जारी रहना। अब मैंने कल बताया था 10 रुपए का नोट कितने दिनों से चल रहा है, आज भी जारी है, आगे भी जारी रहेगा। तो आर्टिकल 10 में क्या है, नागरिकता का जारी रहना। 11 क्या था कि संसद की शक्ति है कि वो नागरिकता से संबंधित विषय पर कानून बना सकती है, नागरिकता से संबंधित विषय पर कानून बना सकती है। तो 5 में जन्म के समय था, 6 में पाकिस्तान से जो आ रहे हैं उनके लिए है, 7 में क्या है, पाकिस्तान गए लेकिन वापस आ गए उनके लिए है। 8 में क्या है, यानी 2 तो पाकिस्तान संबंधित है। 8 9 क्या है, विदेश से संबंधित है, यानी आप विदेश में रह रहे हैं तो आपके लिए क्या प्रावधान है 8 में। और 9 में कह रहा है कि आप विदेश की नागरिकता रहते रहते फिर ले लिए, तो फिर क्या प्रावधान है, यहाँ पर खत्म हो जाएगा। 10 है जारी रखना, 11 है संसद की शक्ति। अच्छा, नागरिकता पाने के तरीके कितने हैं, 5 तरीके हैं। जन्म से आप ले सकते हैं, वंश के आधार पर ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ले सकते हैं, एक नेचुरलाइजेशन है उसके तहत ले सकते हैं, और कोई भी जैसे भारत मान लीजिए किसी देश को मिला लेता है तो वहां पर भी आपको नागरिकता मिल जाएगा कि आप भारत के नागरिक हो गए। नेचुरलाइजेशन का मतलब एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि आप इतने समय तक भारत में रहें तो आपको नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पंजीकरण है, वंश है और जन्म है। तो जन्म से यानी जन्म के आधार पर, या वंश का मतलब आपके माता पिता कोई हैं तो उस आधार पर नागरिकता मिल सकती है। तो ये 5 आधार हैं जिनकी तरफ नागरिकता मिलती है। नागरिकता एक्ट कब आया था, 1955 में आया था। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में आया था। बाद में इसमें संशोधन भी हुआ 2019 में। तो ये चीज याद रखिएगा, 2019 में अमेंडमेंट भी हुआ है, काफी विरोध भी हुआ था। नागरिकता खत्म होने के तरीके क्या हैं, अगर आप अपने से त्याग देते हैं खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट भी किया जा सकता है आपको किसी न किसी कारण से, और एक वंचन यानी डिप्राइव भी किया जा सकता है। देखिए ये कभी नहीं क्वेश्चन पूछा जाता, ये जरूर पूछा जाता है कितने तरीके से नागरिकता पाया जा सकता है, और बाकी आर्टिकल पूछे जाते हैं। एक होता है OCI, एक होता है PIO। OCI का फुल फॉर्म क्या होता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी जो भारत के तो हैं लेकिन बाहर रह रहे हैं। अब PIO का मतलब क्या हो गया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ये कभी नॉर्मली पूछा नहीं जाता, बाकी आपको फुल फॉर्म याद रखना है। बाई चांस पूछ ही ले कि नागरिकता में PIO का फुल फॉर्म क्या होगा, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के जो हैं, और OCI मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। राखी गढ़ी की खोज से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से खोज और किसने किया है। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी 1922 में। लोथल की खोज SR राव ने की थी 1957 में। तो ये दो तो आपको याद होगा, दयाराम साहनी सबसे पहले हड़प्पा की खोज 1921 में की, मोहनजोदड़ो की राखाल दास बनर्जी 1922 में की, लोथल की खोज SR राव ने की 1957 में। कालीबंगा की खोज किसने की, अमलानंद घोष ने की 1953 में। अब देखिए राखी गढ़ी की खोज अगर पूछा है तो ये अपने आप में एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, किसी को याद नहीं होगा, मैक्सिमम लोग कर नहीं पाएंगे इसको। तो कालीबंगा अमलानंद घोष से संबंधित है, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की 1953 में। चनहूदड़ों की बात करें तो NG मजुमदार ने 1931 में की थी। धौलावीरा की बात करें तो JP जोशी ने की थी। अब जोशी जी ने क्या किया, धौलावीरा की खोज की। तो आपको याद रखना है जोश जोश में क्या कर दिए, धौलावीरा की खोज कर दी 1967 में।
राखी गढ़ी की बात करें तो सूरज भान ने की थी 1963 में। किसने की थी? सूरज भान ने। तो हड़प्पा दयाराम साहनी 1921, मोहनजोदड़ो 1922 राखाल दास बनर्जी, धौलावीरा जेपी जोशी 1967। टाइम बहुत कम पूछा जाएगा, आपको जेपी जोशी याद रखना है, जोश जोश में इन्होंने धौलावीरा खोज कर दी। चनहूदड़ों की बात करें, मजूमदार साहब ने की 1931 में, कालीबंगा अमलानंद घोष। और राखी गढ़ी की बात करें तो सूरज भान ने की थी। अब राखी गढ़ी में राख आ रहा है, अब सूरज का टेम्परेचर इतना है कि वो किसी को भी राख कर सकता है, तो आपको याद रखना है सूरज जिसमें होगा, यानी राखी गढ़ी सूरज से संबंधित है। जाइलम एंड फ्लोएम से एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए जाइलम एंड फ्लोएम है क्या, तो ये प्लांट में एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। जाइलम का काम क्या होता है कि पानी या खनिज यानी जो वाटर मिनरल होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो यही पूछा जाता है कि जाइलम का काम क्या है। तो जाइलम में आपको याद रखना है, जाइलम में ज से जल याद रखना है, जल ही बार बार ऑप्शन में आता है। तो जाइलम का मेन काम क्या है कि पानी और खनिज को रूट से स्टेम, स्टेम से पत्तियों तक पहुंचाता है। तो आपको यहां पर अगर आप देखेंगे ये है जाइलम। अब जाइलम में देखिए हो क्या रहा है कि ये जड़ से कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो रूट से कहाँ जाएगा? स्टेम यानी तना में जाएगा, फिर उसके बाद पत्तियों में जाएगा। यहां पर देखेंगे ये वाटर एंड मिनरल यहां से जड़ से कहाँ जा रहे हैं? देख रहे हैं ना, ये पत्तियों में फिर चले जा रहे हैं। तो ये क्या होता है? ये जाइलम का काम होता है। अच्छा, ये इनके डेड सेल्स क्या होते हैं? मोस्टली डेड होते हैं जो इनके सेल्स होते हैं। कंपोनेंट की बात करें तो ट्राइकाइड एंड वेसल्स, यानी एक तरीके से ये जो आप देख रहे हैं, जैसे आप सीरा और धमनी ये सब सुने होंगे ह्यूमन बॉडी में, तो इसी प्रकार से प्लांट में भी होते हैं। ट्राइकाइड एंड वेसल्स के माध्यम से ये पूरा ट्रांसपोर्ट होता है। फ्लोएम की बात करें, अब फ्लोएम में एफ से आपको क्या रखना है? फूड याद रखना है। जाइलम में जल याद रखना है और इसको फूड याद रखना है। तो इसका मेन काम क्या है? फूड यानी ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करना। अच्छा, ये दोनों डायरेक्शन में होता है। इसमें आपने क्या देखा कि ये अपवार्ड हो रहा है, यानी यहां पर आप देख रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ केवल जा रहा है जाइलम। लेकिन फ्लोएम क्या हो रहा है? ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है। यहां पर आप देखेंगे तो ये ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है। तो अपवार्ड एंड डाउनवर्ड दोनों होता है। अच्छा, कंपोनेंट की बात करें तो सीओ ट्यूब्स के माध्यम से एंड कंपेनियन सेल के माध्यम से होता है। बहुत कठिन जब क्वेश्चन बनेगा तभी पूछा जाएगा। कैसे याद रखना है? फ्लोएम में फ से फूड याद रखना है। तो जब जाइलम की बात होगी तो जल का ट्रांसपोर्ट करेगा, अपवार्ड केवल होता है। लेकिन फ्लोएम क्या होता है? फूड का ट्रांसपोर्ट, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है। अपवार्ड एंड डाउनवर्ड दोनों होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी 1897 में। आप एक ट्रिक भी सुने होंगे, ईंट पर नाच। तो ईंट से इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने की थी। ईंट पर से प्रोटॉन रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने 1919 में की थी, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, उसी समय में किया था। और चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो नाच से क्या याद रखना है? न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी 1932। तो ईंट पर नाच आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी 1897। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था मेंस में, 2023 में शायद पूछा गया था सीजीएल मेंस में। प्रोटॉन रदरफोर्ड से संबंधित है और न्यूट्रॉन चैडविक से संबंधित है। तो ईंट पर नाच से आपको याद रखना है। बुक एंड ऑथर से कुछ क्वेश्चन शायद पूछे गए थे। किसी ने बताया द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक पूछा गया, तो पता नहीं ये सच है कि नहीं। सुभाष चंद्र बोस अगर पूछा गया होगा तो आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस इसका आंसर होगा। हिंद स्वराज की बात करें तो महात्मा गांधी की पुस्तक है, कौन सी? हिंद स्वराज। डिस्कवरी ऑफ इंडिया अ बंच ऑफ लेटर टू डॉटर, ये भी जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अ ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी इन्हीं की पुस्तक है। इंडिया विंस फ्रीडम बहुत बार पूछा गया, मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है। गीता रहस्य की बात करें तो बाल गंगाधर
तिलक की पुस्तक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। सबसे पहले गरीबी का आकलन इन्होंने किया था। पॉवर्टी माने गरीबी होता है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक है। दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही लिखा। दुर्गेश नंदिनी और आनंद मठ दोनों पुस्तक किसकी है? बंकिम चंद्र चटर्जी की है। अनहैप्पी इंडिया की बात करें, लाला लाजपत राय ने लिखा था। इन्होंने ही साइमन गो बैक का नारा दिया था। वहीं पर एक पुलिस वाले ने इनकी जान ले ली थी। अनहैप्पी इंडिया। यंग इंडिया की बात करें, महात्मा गांधी ने। और हरिजन और यंग इंडिया दोनों महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा जाता था। ये शायद पत्रिका था, हिंदू स्वराज पुस्तक थी। तो याद रखिएगा, हरिजन भीमराव अंबेडकर मत मारिएगा, गलत हो जाएगा। हरिजन और यंग इंडिया दोनों महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया। तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, और उसके बाद एक बंच टू जो लेटर वाला एक पुस्तक है। 3 पुस्तक जवाहरलाल नेहरू से पूछा जाता है। इंडिया मीन्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल दादा भाई नौरोजी, आनंद मठ और दुर्गेश नंदिनी दोनों बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है। अनहैप्पी इंडिया की जब बात होगी तो लाला लाजपत राय की पुस्तक है। यंग इंडिया और हरिजन महात्मा गांधी से संबंधित है। इन्वायरमेंट से कोई क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट पता नहीं है कौन सा क्वेश्चन था। अच्छा, कोई बिल से क्वेश्चन था, एग्जैक्ट ये भी क्वेश्चन पता नहीं है। गंगोई कोंडा चोलपुरम की स्थापना शायद एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कहाँ पर स्थान है? गंगोई कोंडा चोलपुरम तमिलनाडु में स्थान है। इसकी स्थापना किसने की थी? राजेंद्र चोल फर्स्ट ने। राजेंद्र चोल फर्स्ट, ये चोल शासक हैं। ये 11वीं सदी में की थी। चोल वंश की नई राजधानी थी। अच्छा, ये गंगोई कोंडा चोलपुरम की स्थापना कब किया गया? जब इन्होंने गंगा नदी तक विजय प्राप्त की, उसी के बाद ही गंगोई कोंडा चोलपुरम की स्थापना की थी। अच्छा, चोल शासक थे। पुरम का मतलब एक तरीके से कोई डिस्ट्रिक्ट यानी कोई जगह कोई कहते हैं। जैसे आपने बहुत शहर के नाम पुरम पुरम सुना होगा। गंगा को जीता था, कोंड माने विजयी होता है, तो गंगोई कोंडा चोलपुरम। जब गंगा नदी तक इन्होंने विजय प्राप्त किया था, उसी के बाद इसकी स्थापना की थी। यहाँ पर एक शिव मंदिर बना है, बहुत फेमस है। कैसा है? तो जैसे बृहदेश्वर का एक टेम्पल है, उसी के जैसा है। तो राजेंद्र चोल याद रखिएगा, गंगोई कोंडा चोलपुरम की स्थापना राजेंद्र चोल फर्स्ट ने की थी। 1857 की क्रांति से क्वेश्चन था। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कब होती है? 10 मई 1857 से होती है। कहाँ पर होती है? तो मेरठ में होती है। अच्छा, मेन रीजन क्या था उस समय? तो वही इनफील्ड राइफल में वो चर्बी वाला जो कारतूस था, मेन रीजन था। मंगल पांडे सबसे पहले इनिशिएट करते हैं। 34वीं नेटिव रेजिमेंट्री से थे, ये चीज याद रखिएगा। तो 10 मई 1857 मेरठ से शुरू होता है। अच्छा, बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन से कहाँ के नेता फेमस हैं। तो दिल्ली से कौन, जैसे 1857 की क्रांति में दिल्ली से कौन लड़ रहा था? तो बहादुर शाह जफर थे, मुगल शासक थे। कानपुर से कौन था? नाना साहब थे। झांसी से कौन था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। ग्वालियर से तात्या टोपे थे। बिहार से कुंवर सिंह थे। फैजाबाद से बेगम हजरत महल थी। बैरकपुर से मंगल पांडे थे। तो यही 34वीं नेटिव रेजिमेंट्री से शुरुआत होती है। तो ये आपको नाम याद रखना है। झांसी से कौन था? रानी लक्ष्मीबाई। ग्वालियर से कौन था? तात्या टोपे। कानपुर से नाना साहब थे। दिल्ली से बहादुर शाह जफर। बिहार से कुंवर सिंह। फैजाबाद से बेगम हजरत महल। बैरकपुर से मंगल पांडे। तो इनका सबका कुछ ना कुछ कारण था, यूनिटी नहीं थी। यही रीजन है कि ये 1857 की क्रांति बहुत सफल नहीं हुई। अच्छा, इंडिया बॉर्डर से क्वेश्चन बहुत बार शिफ्ट में पूछा जा रहा है। हर शिफ्ट में कोई ना कोई बता रहा है कि इंडियन बॉर्डर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एक बार आप याद रखिएगा, कौन कौन से देश जो हैं जो भारत के बॉर्डर से टच करते हैं। तो ये पाकिस्तान आपको याद ही होगा, लेकिन अफगानिस्तान ये बहुत थोड़ा सा करता है। तो कभी अगर ऑप्शन में है तो एक बार ध्यान दीजिएगा, पूरा ऑप्शन सही से पढ़िएगा। अफगानिस्तान भी टच करता है पीओके वाले रीजन को। उसके बाद चाइना, उसके बाद नेपाल,
फिर क्या है भूटान, इधर क्या है म्यांमार, इधर क्या है बांग्लादेश, और वाटर बॉडी की तरफ देखेंगे तो ये है श्रीलंका। अगर हम तटी की बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान भी है, यहाँ पर श्रीलंका है, यहाँ पर म्यांमार है और यहाँ पर बांग्लादेश है। ये केवल लैंड लॉक कंट्री यानी लैंड से टच कर रहे हैं, भूटान, नेपाल और चाइना। क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ जो वाटर यानी तटीय रीजन में चाइना नहीं है, म्यांमार है। तो ये मत सोचिएगा कि इधर पानी है तो इसकी वजह से चाइना भी होगा, चाइना नहीं होगा। तो बस इतना इसमें याद रखना है। अच्छा, करंट में आपको इंडेक्स रिवाइज कर सकते हैं, स्कीम रिवाइज कर सकते हैं। बस इतना ही था। इसका पीपीटी टेलीग्राम पे नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर मिल जाएगा। और आपको कुछ रिवाइज करना होगा कर लीजिएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट जो शिफ्ट होता है वहाँ पर फिर आपको बताते हैं क्या क्या पूछा गया। और आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो पक्का आपको हर शिफ्ट में अगर आपका अगला एग्जाम होगा तो फायदा जरूर होगा, 1-2 क्वेश्चन। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।